उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी हुई तेज। 28 नवंबर को होगी कार्य मंत्रणा की बैठक। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा सदन। सीएम धामी की पहल लाई रंग। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तराखंड को मिले 18,000 अतिरिक्त आवास। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज भी प्रचार करेंगे धामी। कल सीएम धामी ने की थी 5 जनसभाएं। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दून विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में किया प्रतिभाग। कहा, भारतीय संस्कृति में महिला के बिना पूर्ण नहीं होता यज्ञ। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। एमसीडी चुनाव में सीएम धामी लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। जनसभा सीएम धामी करेंगे। कल भी हमने देखा था दिल्ली में 5 जनसभाएं की थी। तो लगातार हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार सीएम धामी कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम धामी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैंपेनिंग भी लगातार हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, वहां पर भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था। और अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कैंपेनिंग मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं बतौर स्टार प्रचारक। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार जोर भी पकड़ रहा है। बता दें कि आपको 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है। ऐसे में लगातार बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो चली हैं। 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। शीतकालीन सत्र आपको बता दें कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया गया है। तो 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से विधेयक सदन की पटल पर रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में एजेंडा तय होगा। बता दें आपको कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया गया है। तो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान कई ऐसे विधेयक होंगे जो कि सदन की पटल पर रखे जाएंगे और उनको पास किया जाएगा। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचने का प्रयास है। गौरतलब है कि सीएम धामी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दून विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वे भारतीय महिला एक सत्य आधारित दृष्टिकोण पर सेमिनार में शामिल हुए। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शामिल हुए। संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय महिला के इस सत्य को समझना बेहद जरूरी है। हजारों साल की गुलामी ने हमारे वास्तविक सत्य को कहीं खो दिया है। भारतीय संस्कृति में स्त्री के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। पुरुष और महिला को समाज में समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये संगोष्ठी भारतीय महिला के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाली होगी और नारी के सच्चे स्वरूप से समाज को परिचित कराएगी। राज्यपाल ने साथ ही कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। वे परिवार की सबसे
सशक्त सदस्य होने के साथ साथ आर्थिकी की रीढ़ भी हैं। वह नेतृत्वकर्ता के रूप में भी अपना योगदान दे रही हैं। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताया, जिसके बाद बैकडोर भर्ती कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा अपना निर्णय वापस नहीं लेगी। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां भी वह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगी। देखिए, ऐसा है, अगर उनकी सलीमता उसमें है और अगर उनकी पूरे तरीके से जो है वहां पे उनकी वजह से कोई कार्य प्रणाली प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से सरकार को फैसला लेना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके विधानसभा का मैटर है, वो सक्षम है, स्वतंत्र है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हुआ। शिविर के समापन के बाद मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा मसूरी मंडल की बैठक में भाग लिया और नगर पालिका के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात कही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 3 दिन का चिंतन शिविर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा। साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 माह के बाद प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से कल इसमें चल रहा था, उसमें प्रतिभाग करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और चिंतन शिविर में 3 दिन से बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हमारे सारे सेक्रेटरीज, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सारे मंत्री, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएफओज उसमें थे। और चिंतन से जो मंथन निकला है, हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमारा प्रदेश देश के नंबर 1 प्रदेशों में होगा। आगे बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को क्षेत्रों में प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान करने के दिशा निर्देश दिए। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियाँ लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में पूर्व विधायकों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। 1 दर्जन से अधिक पूर्व विधायकों ने विधानसभा में बैठक कर गैर राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला लिया है। जनवरी माह में पूर्व विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया है। पूर्व विधायकों का ये संगठन राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा। सरकार भले उन्हें महत्व नहीं दे रही, जबकि उनमें से कई लोगों का लंबा अनुभव रहा है। जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है, उसकी तैयारी में जुटेंगे। जो सम्मेलन होने जा रहा है हमारा, उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने श्री लाखीराम जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्हें हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है। सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के नेपाल सीमा से लगे चंपावत जनपद के क्षेत्रों में जहर खुरानी गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से एक युवक को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस द्वारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाया गया। चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने के 11 घंटे बाद युवक को होश आया। युवक ने अपना नाम भरत बताया, जो धनगढ़ी नेपाल का रहवासी बताया जा रहा है। फिलहाल युवक के पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ किन किन चीजों की लूट हुई है। आज प्रातः 6 बजे 108 द्वारा बस अड्डे से लाया गया था, जिसको होश आने के बाद पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम भरत बम है। इसके पिताजी का नाम पृथ्वी बम है। ये करीब 15-16 साल का व्यक्ति है। तो रास्ते में ये बेहोश हो गया और देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहर खुरानी की वजह से ऐसा हुआ था। अब व्यक्ति होश में है, कल तक इसके डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। एमसीडी चुनाव में सीएम धामी हम देख रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। कल भी हमने देखा था सीएम धामी ने 5 रैलियां की थी। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार हम देख रहे हैं सीएम धामी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। बतौर स्टार प्रचारक सीएम धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो कैंपेनिंग जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वो तेज हो चुकी है। बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है और सीएम धामी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाया है दिल्ली एमसीडी चुनाव में। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीते रोज हमने देखा था 5 रैलियां उन्होंने की थी। आज भी जनसभा होगी। जनसभा के जरिए बताने की कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी काबिज हो। तो 15 सालों से आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी काबिज है। एक बार फिर यही कोशिश है कि एक बार फिर से बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखे दिल्ली एमसीडी चुनाव में। ऐसे में लगातार सीएम धामी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीते रोज भी हमने देखा था सीएम धामी ने 5 रैलियां की थी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में। आज भी कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने तमाम दिग्गजों की फौज मैदान में उतारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं सीएम धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी जनसभा को संबोधित करने वाले, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है उसको लेकर बीजेपी लगातार अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। लगातार तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो इस समय बीजेपी के एमसीडी चुनाव में एक तरीके से जो पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो वहां पर किया जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 5 जनसभाओं को जो है संबोधित किया, जिसमें पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उन्होंने वोट की अपील करी और देर रात तक जो जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री की चलती रही। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज भी का दिन भी काफी अहम है।
में मुख्यमंत्री आज भी दिल्ली के दौरे पर ही हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान आज भी वो कई ऐसी जनसभाएं हैं जिसको जो है संबोधित करने वाले हैं, कई रोड शो में शामिल होंगे और एक तरीके से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में वोट मांगेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम खासतौर में बात करें तो दिल्ली में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों की है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो प्रवासी उत्तराखंडी है वो अधिक संख्या में वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में पार्टी की कोशिश भी है कि उत्तराखंड के जो तमाम एक तरीके से मुख्यमंत्री हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हों या बड़े बड़े जो बड़े नेता हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि 14 ऐसी विधानसभाएं बीजेपी ने चिन्हित की हैं जिसमें उत्तराखंडी प्रवासियों का एक अहम रोल जो है रहता है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार कर रहे हैं, तमाम लोगों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए अहम है, क्या कुछ उपलब्धियां वहां पर रहेंगी कि अगर पार्टी वहां पर जीतती तो किस तरीके से दिल्ली का विकास एमसीडी के जरिए किया जा सकता है। तो ये तमाम पहलू है जिसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग जो है छूने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पहले भी हमने देखा था कि वो एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे, गौतम गंभीर के साथ उन्होंने रोड शो किया था। उसके बाद कल भी 5 जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री ने किया है और आज भी कई जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी वहां पर आकाश, उत्तराखंड के प्रवासी बड़ी संख्या में हम देखते हैं दिल्ली में रहते भी हैं, तो बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उस वोट बैंक को साधने की कोशिश रहेगी, इसलिए लगातार चुनाव प्रचार धामी कर भी रहे हैं। और क्या लग रहा है ये जो चुनाव प्रचार है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा और जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या वो उस तरीके से धामी रख पाएंगे जनता तक और कितना असर इसका पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों की काफी तादाद है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं प्रवासी उत्तराखंडियों का है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मजबूत जीत हासिल की है और युवा फेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट कर रही है। हिमाचल चुनाव में हमने देखा कि एक युवा चेहरा दिखाने की कोशिश की गई, उसके बाद अब हिमाचल के बाद अब एमसीडी चुनाव में भी मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर कहने के मुख्यमंत्री ये बताने का प्रयास करेंगे उत्तराखंडियों को किस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से काम जो उत्तराखंड में हो रहा है और ऐसे में अगर वो प्रवासी उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें किन किन योजनाओं का जो लाभ है वो एक तरीके से मिल सकता है, तमाम जो विकास है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। और ऐसे में उसी वोट बैंक को कैश करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की है और यही वजह है कि बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है। 14 ऐसी विधानसभा चिन्हित की गई है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों का काफी अहम रोल है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि जिसमें बीजेपी के कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। खुद जो हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी जनसभाएं हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, उनको एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। 55 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको देहरादून से दिल्ली भेजा गया है जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और एक तरीके से वोट में किस तरीके से तब्दील हो उसकी कोशिश जो है की जा रही है। तो कह सकते हैं कि आकाश 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार फिर से क्या बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने वाली है या नहीं। लेकिन देखिए 15 साल से बीजेपी काबिज है वहां पर, एमसीडी चुनाव में लगातार जीत हासिल करती आई है, लेकिन इस बार कुछ बातें ऐसी उठ भी रही हैं, लोगों का मानना भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और 12 सूत्रीय संकल्प पत्र भी बीजेपी ने जारी कर दिया है। कितना असर ये डालेगा और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे इस बार जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ से प्रचार करने के लिए गए हैं उसका सीधे तौर पर मकसद ये भी रखा गया है कि बीजेपी वहाँ पर 15 साल से काबिज है और ऐसे में एक कोशिश है कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ सीधे टक्कर उनकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो एक बड़ी विपक्ष के तौर पर जो है उसको देखा जा रहा था, लेकिन हाशिया क्या रहा वो हर किसी को मालूम है कि तमाम जो लोग हैं उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। खुद आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव निपटने के बाद जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे करण अजय कोठियाल वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष वहां पर रहे हैं वो एक तरीके से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताने का प्रयास भी मुख्यमंत्री वहां पर कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, 12 सूत्रीय बिंदु जो रखे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो काफी महत्वपूर्ण भी है और ऐसे में कोशिश रहेगी कि उन बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में जाए, जनता को विश्वास पैदा किया जा सके कि इस तरीके से 15 साल में एमसीडी के जरिए बीजेपी ने काम किया है और आने वाले समय में अगर एक बार फिर मौका मिलता है तो किस तरीके से वो काम जो है आगे भी करती रहेगी और लगातार जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। ये वजह है कि लगातार बीजेपी के टारगेट पे अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके मंत्री हो या फिर तमाम जो बड़े नेता उनके हैं वो सीधे तौर पर टारगेट पर हैं और इस बार लगातार बीजेपी माहौल एक तरीके से बना रही है किस तरीके से जो है इस बार नाक की लड़ाई कहने के एमसीडी चुनाव भी हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार बीजेपी को मिली थी, लेकिन बीजेपी कोशिश है कि 15 साल से जिस तरीके से एमसीडी पे कब्जा रहा है तो एक बार फिर से जो है एमसीडी पे कब्जा जो है बीजेपी कर सके।
बिल्कुल, चुनाव प्रचार तो तेज हो गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में कौन बाजी मारता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आकाश, तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। शीतकालीन सत्र आपको बता दें कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, इस बार का शीतकालीन सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, लेकिन कोशिश यही रहेगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक सदन की पटल पर रखे जाए और उनको मंजूरी मिले। क्या जानकारी है? बिल्कुल कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत को लेकर के तैयारियां जो है जोरों पर हैं और ऐसे में ये कोशिश है कि कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होगी 28 तारीख को, तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि एक आम सहमति बनाई जा सके कि जो सदन है उसकी कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले, हंगामे के बेट जो है सत्र ना चले। सत्ता पक्ष हो तो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष एक तरीके से जो मुद्दे उठा रही है उसका जवाब जो है सत्ता पक्ष सही ढंग से दे, जिससे कि कहीं ना कहीं हंगामे होने के आसार नजर ना आए। दोनों ही दल यानी कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर तमाम अन्य जो विपक्षी दल हैं वो एक तरीके से कोशिश करें कि सदन की कार्रवाई में सहयोग करें कि जिससे कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। और यही वजह है कि 28 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक भी एक तरीके से उसी दिन आयोजित की जाएगी, जिसमें ये तय होगा कि किस तरीके से एजेंडा जो है सेट किया जाएगा। 29 से 5 तारीख तक का ये सत्र होना है। किस दिन अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, अनुपूरक बजट में चर्चा होनी है। उसके अलावा सरकार कई विधेयक लेकर के आने वाली है, तो उस विधेयकों को किस तरीके से पास कराया जाएगा, क्या कुछ उसमें चर्चाएं होंगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि विपक्ष की कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक मुद्दे जो हैं इस सत्र में उठाए जाए, क्योंकि विपक्ष के पास एक कई अहम मुद्दे लगे हैं, जिसमें यूके SSSC में भर्ती घोटाले की बात हो, विधानसभा की भर्ती घोटाले की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ लगे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात भी है कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से उठाता है, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो एक तरीके से देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आया है और सदन एक ऐसा मौका होता है कि जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने होते हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है जवाब देना पड़ता है। तो कोशिश यही होगी विपक्ष की कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ सरकार की भी कोशिश होगी कि सदन अगर सुचारू रूप से चलता है तो सही बात है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने कामकाज निपटा सकती है। अनुपूरक बजट सरकार को लाना है, कई ऐसे विधेयक हैं जो सरकार को पास कराना है, तो ऐसे में वो हंगामे के भेंट ना चढ़े, किसी तरह का गतिरोध जो है सदन के भीतर ना पैदा हो, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक में ये आम चर्चा बनाने की कोशिश की जाएगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब इंतजार केवल शीतकालीन सत्र का है कि जब इस सत्र की शुरुआत होगी तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष उठाता है और सत्ता पक्ष की तरफ से उसके क्या कुछ जवाब आते हैं। महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं प्रश्नकाल भी होता है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे प्रश्नकाल के जरिए होते हैं। तमाम विधायकों को ये एक तरीके से जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं ना कहीं प्रश्नकाल के दौरान जो है अपने सवाल जो है सरकार से पूछ सकते हैं। उसमें अभी तक की अगर हम बात करें तो 500 से अधिक जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं और ऐसे में कोशिश होगी कि उनको किस तरीके से निपटाया जा सके, क्या कुछ उसके जवाब आते हैं, किस तरह के सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, उन तमाम चीजों को लेकर जो तैयारियां हैं सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलती और हंगामे की भेंट ये कार्रवाई चल जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में स्थानीय कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार में यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं। जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। कांग्रेस लड़ेगी और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा बिल्कुल 100% 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ, यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।